नमस्कार बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 9th एसएसटी सोशल साइंस वर्कशीट नंबर 43। ये आपकी 30th ऑफ अक्टूबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस इजी इंटरेस्टिंग वर्कशीट में हम हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन को रिवाइज करेंगे। इट मीन्स ये हमारी रिवीजन वर्कशीट रहेगी। इस वर्कशीट में हमें एक छोटा सा इजी एक्सट्रैक्ट दिया गया है। इस एक्सट्रैक्ट को हमें रीड करना है और इसी पर बेस्ड रहेंगे कुछ इजी क्वेश्चंस जिनको हमें सॉल्व करना है। ये जो एक्सट्रैक्ट है इसमें बात की गई राइट टू वोट की, यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद राइट टू वोट किन को मिला था किन को नहीं मिला था, ये हम इस एक्सट्रैक्ट में डिस्कस करेंगे और उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं और इस एक्सट्रैक्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। फ्रेंच रेवोल्यूशन कब होती है? 1789 में। नियर अबाउट 2 ईयर्स के बाद फ्रांस का नया कॉन्स्टिट्यूशन है वो बन करके तैयार हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता ही है कि किसी भी कंट्री या इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए वी नीड सम रूल्स एंड रेगुलेशंस, उनको हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो जो नया कॉन्स्टिट्यूशन था वो बन करके तैयार हुआ 1791 में। अब इस नए कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत कुछ चेंज किया। उनमें से एक बड़ा चेंज ये था कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड द पावर टू मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली। इन्होंने जो पावर दी थी, लॉ मेकिंग पावर, लॉ मेकिंग मतलब कानून बनाने की जो पावर थी, वो नेशनल असेंबली को दे दी थी। अब ये नेशनल असेंबली क्या थी? जैसे अपनी कंट्री की बात करें तो वी हैव द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट है ना हमारे पास। पार्लियामेंट क्या करती है? कानून बनाती है। तो सेम वहां पर नेशनल असेंबली थी। तो इसको यूं कह सकते हैं कि दैट वाज द पार्लियामेंट ऑफ फ्रांस। ये फ्रांस का पार्लियामेंट था और जिसका नाम नेशनल असेंबली था। ठीक, लेकिन एक चेंज और था। एक चेंज, ये तो सिमिलरिटी होगी, एक जो सिमिलरिटी नहीं थी, यूं कह सकते हैं कि डिफरेंस था, वो ये था कि द मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली वर इलेक्टेड इनडायरेक्टली। यानी कि वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते थे। अपने देश में क्या होता है कि जो लोकसभा के मेंबर्स हैं, एमपीज होते हैं, हम डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं ना, वोट डालते हैं और उसके बाद इलेक्ट हो जाते हैं। वहाँ पे ऐसा नहीं था। द सिटीजन्स वोटेड फॉर ए ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स। जो सिटीजन्स थे वो ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स को वोट करते थे, यानी कि वो चुने जाते थे इलेक्टर्स। अब जो इलेक्टर्स थे वो आगे फिर मेंबर्स को चुनते थे, यानी कि थोड़ी सी लंबी टेढ़ी मेढ़ी प्रोसेस थी। दैट द सिटीजन्स वोटेड फॉर ए ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स एंड हु इन टर्न चूज द असेंबली। वो असेंबली मेंबर्स को इलेक्ट किया करते थे। लेकिन एक और यहाँ पे ट्विस्ट था कि ऑल द सिटीजन्स, नॉट ऑल द सिटीजन्स हाउएवर हैड द राइट टू वोट। सभी लोगों को वोट डालने का राइट नहीं था। किसको था? ओनली एक्टिव सिटीजन को था। अब ये एक्टिव सिटीजन कौन से थे? कि ओनली द मेन अबाउट 25 ईयर्स ऑफ एज हु पेड टैक्सेस इक्वल टू द एटलीस्ट 3 days ऑफ द लेबर्स वेजेस वर गिवन द स्टेटस ऑफ एक्टिव सिटीजन्स। यानी कि उन सभी पुरुषों को, उन सभी मेल मेंबर्स को जिनकी एज 25 ईयर्स या उससे ज़्यादा थी और वो किसी एक मजदूर के 3 दिन की सैलरी के बराबर टैक्स पे करते थे, उन्हें राइट टू वोट दिया गया था। ठीक, और इनको क्या बोला गया था? एक्टिव सिटीजन्स। आप अगर पूछा जाए कि एक्टिव सिटीजन, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि ऑल दोज सिटीजन्स हु हैड द राइट टू वोट वर नोन एज एक्टिव सिटीजन। उनको एक्टिव सिटीजन कहा जाता था। उसके बाद दूसरे थे पेसिव सिटीजन्स। पेसिव सिटीजन्स कौन से थे? द रिमेनिंग मेन एंड द वीमेन वर क्लास्ड एज द पेसिव सिटीजन्स। कि सभी जो बाकी बच गए मेल मेंबर्स, यानी कि जिनकी एज 25 से कम थी या फिर जो टैक्स पे नहीं करते थे, ओके, वो और वीमेन थे, दे डिडंट हैव द राइट टू वोट। उनके पास राइट टू वोट नहीं था। वो सभी पेसिव सिटीजन्स थे। टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर देन एज ए मेंबर ऑफ द असेंबली अ मैन हैड टू बिलोंग टू द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ द टैक्स पेयर्स। कि एज एन इलेक्टर के तौर पर अगर चुने जाना था या मेंबर ऑफ असेंबली के तौर पर अगर किसी को चुनाव लड़ना था, इलेक्शन लड़ना था, इलेक्शन कंटेस्ट करना था, तो उसके लिए ज़रूरी था कि वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ब्रैकेट्स ऑफ टैक्स पेयर है उस कैटेगरी में आते हो। यानी कहने का मतलब ये है कि राइट टू वोट तो मिल गया, इलेक्टेड गवर्नमेंट तो मिल गई, लेकिन चुनते कौन थे? द रिच पीपल, बिकॉज ओनली दोज पीपल वर गिवन द राइट टू वोट एट दैट टाइम। उन्हें ही राइट टू वोट मिल पाया था। तो ये था हमारा एक्सट्रैक्ट। अब इसी पर बेस्ड है कुछ इजी क्वेश्चंस, चलिए उनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया, हु हैड द राइट टू मेक लॉज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग राइट टू मेक लॉज किसको दिया गया था? ओके, कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया था? फर्स्ट है पार्लियामेंट को, सेकंड है पेसिव सिटीजन को, थर्ड है कॉमन पब्लिक को एंड फोर्थ है नेशनल असेंबली को। तो इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका डी रहेगा। नेशनल असेंबली को राइट टू मेक लॉज दिया गया था बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। ठीक, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन को देखिए, हाउ आर द मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली इलेक्टेड। नेशनल असेंबली के मेंबर्स कैसे इलेक्ट होते थे? कौन इलेक्ट करता था? फर्स्ट है बाय ऑल द सिटीजन, सभी सिटीजन्स मिलकर के इलेक्ट करते थे। सेकंड है बाय ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स, इलेक्टर्स के ग्रुप है वो इलेक्ट करते थे। थर्ड है पेसिव सिटीजन्स एंड फोर्थ है एम्परर।
तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर रहेगा वो बी रहेगा, बाय ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स। सबसे पहले जो लोग एक्टिव सिटीजन थे वो ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स को इलेक्ट करते थे, और फिर यही जो ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स है ये जो मेंबर्स थे नेशनल असेंबली के लिए उनको इलेक्ट किया जाता था। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, थर्ड आपका क्वेश्चन रहेगा। थर्ड क्वेश्चन दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग डिडंट हैव द राइट टू वोट। इनमें से किसके पास राइट टू वोट नहीं था, ये हमें बताना है। फर्स्ट है वीमेन, सेकंड ऑप्शन आपका पीपल क्वालिफाइड एज इलेक्टर, उनके पास तो राइट टू वोट था क्योंकि वो टैक्स बहुत ज़्यादा पे करते थे। एक्टिव सिटीजन्स, एक्टिव सिटीजन तो वही थे ना जिनको राइट टू वोट था। टैक्स पेयर्स, उनको भी राइट टू वोट था, ओके, मेल टैक्स पेयर्स को। अब यहाँ पे रह गए वीमेन, तो वीमेन को राइट टू वोट नहीं था, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, फोर्थ आपका क्वेश्चन दिया गया। फोर्थ क्वेश्चन है, हु वर द एक्टिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन्स कौन थे? फर्स्ट है ऑल मेल को एक्टिव सिटीजन कहा जाता था। सेकंड ऑल फीमेल एक्टिव सिटीजन थे। थर्ड टैक्स पेयर मेल हैविंग एज मोर देन 25 ईयर्स। टैक्स पेयर करने वाले यानी कि टैक्स पे करने वाले जो कर देते थे, टैक्स देते थे, वो मेल जिनकी एज 25 ईयर से ज़्यादा थी वो एक्टिव सिटीजन थे। एंड डी एंड नन ऑफ द अबव। तो इसमें करेक्ट जो आंसर रहेगा वो आपका सी रहेगा, टैक्स पेयर मेल हैविंग एज मोर देन 25 ईयर्स, उनको एक्टिव सिटीजन कहा जाता था। उसके बाद फिफ्थ देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द पेसिव सिटीजन्स। इनमें से कौन पेसिव सिटीजन में आते थे? इसमें फर्स्ट है टैक्स पेयर मेल हैविंग द एज मोर देन द 25 ईयर्स, तो ये तो सही नहीं है क्योंकि ये तो एक्टिव थे। टैक्स पेयर मेल, इनमें से भी मोस्टली एक्टिव थे। फीमेल, ये पेसिव में आते थे क्योंकि इनको राइट टू वोट नहीं मिला था। ओके, तो ये आपका फिफ्थ का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से हम आंसर्स को टैली कर लेते हैं। फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है उसका देखिए, फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है उसमें करेक्ट जो आपका आंसर रहेगा वो डी रहेगा, नेशनल असेंबली। सेकेंड जो आपका क्वेश्चन दिया गया कि हु वर द मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली इलेक्ट, हाउ आर द मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली इलेक्टेड, तो इसमें बी करेक्ट आंसर रहेगा, बाय द ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड जो आपका क्वेश्चन दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग डिडंट हैव द राइट टू वोट। इनमें से किसके पास राइट टू वोट नहीं था, तो इसमें करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, वीमेन के पास नहीं था। सेकेंड क्वेश्चन देखिए कि हु वर द एक्टिव सिटीजन्स, तो इसमें सी करेक्ट आंसर रहेगा, टैक्स पेयर्स मेल हैविंग एज मोर देन 25 ईयर्स। और फिफ्थ देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द पेसिव सिटीजन्स। इनमें से कौन पेसिव सिटीजन में आते थे, तो इसमें आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा, फीमेल थी वो पेसिव सिटीजन में थी बिकॉज उनके पास राइट टू वोट नहीं था। तो ये थी हमारी आज की इजी इंटरेस्टिंग वर्कशीट। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आपके जितने भी क्लास 9 सोशल साइंस के चैप्टर्स हैं, ओके, उन सभी को हमने हिंदी और इंग्लिश मीडियम में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। डिस्कस मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 1 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर क्वेश्चन हो चुके हैं, और अभी सीरीज आने वाले विद इन 7 डेज आपके सारे चैप्टर कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। वो रहेगी आपकी MCQs की सीरीज। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।